अगले एपिसोड के लिए 30 लाइक और 10 से 15 कमेंट्स करो वरना अगला एपिसोड अपलोड नहीं होगा। 25 सम्राट की दर्दनाक सजा। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। अरे चांद तारे लाकर रख दूंगा तेरे कदमों में, बस एक बार अपने इन गुलाबी लबों से मेरी प्यास बुझा दे, फिर देख तुझे भी क्या मजे आते हैं। देख मेरी बात मान ले, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे किसी को पता नहीं चलेगा मैं तुझे। और इससे पहले वह आगे कुछ कहता, चाहत जिसे उसके नशे में होने का एहसास हो चुका था उसके बातों को सुनकर बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। अब उसकी आंखों में नमी आ गई। वह जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, जीजा जी क्या बकवास कर रहे हैं, आप होश में नहीं है। देखिए मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दीजिए वरना। और इससे पहले चाहत आगे कुछ कहती तभी अचानक किसी ने सम्राट के कंधे पर हाथ रखा और एक झटके में उसे अपनी तरफ घुमाया। सम्राट किसी के होने के एहसास से ही घबराकर पीछे देखा है तो अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने ईशा थी। अपने पति की हरकत देख वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, सम्राट ये क्या कर रहे हो आप? आपको शर्म नहीं आती? बच्ची है वो, और इस घर के मालिक रेहान असद अहमद खान की बीवी है। हाथ छोड़ो उसका वरना आपकी यह हरकत आपको बहुत भारी पड़ सकती है। मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो उसका, कहकर ईशा ने जैसे ही सम्राट से चाहत का हाथ छुड़वाया, सम्राट गुस्से से मुंह बनाते हुए ईशा को खींचकर एक थप्पड़ मारता है, जिसके लिए ईशा या चाहत बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। अगले ही पल चाहत घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है कि तभी सम्राट मुंह बनाते हुए बोला, यू विच, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ा। तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। खुद तो मुझे मजे देती नहीं और जब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा हूँ तो बीच में आ जाती है साली। तुझे तो मैं तो कमरे में आप फिर बताता हूँ तुझे। बहुत पंख निकल आए हैं ना तेरे। सम्राट ईशा को गुस्से से घूरते हुए चला गया तो वही उसके जाने के बाद ईशा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। चाहत को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। वही ईशा को संभालते हुए बोली, ईशा दी संभालिए खुद को, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आप ये सब बर्दाश्त कर रही है इसलिए उनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप आवाज़ उठाएं, उनकी असलियत घर में सबको बताइए, लेकिन आप है कि ना खुद आवाज़ उठाती हैं ना मुझे अपनी हेल्प करने देती हैं। आखिर आप ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? तो क्या करूं मैं चाहत? अम्मी जान मुझसे अब तक बात नहीं करती। अपनी पढ़ाई छोड़कर मैं भी इस घर में बोझ बन गई हूँ। तुम ही बताओ मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरी किस्मत तो उसी दिन खराब हो गई थी जिस दिन मेरी इस घटिया इंसान से शादी हुई थी। मैंने इसे कितना अच्छा समझा और यह क्या निकला? तुम ही बताओ, कौन करेगा मेरी बात कर ये यकीन? तुम तो जानती हो ना, इन कुछ सालों में अम्मी जान और सम्राट एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। बस मैं ही हूँ जो सबकी दुश्मन बनी हुई हो, ऊपर से वह मेरा पति है। अपने पति के बिना एक औरत का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ये बात तो तुम भी समझती हो ना, आखिर तुम भी तो इस घर में वही सब सह रही हो। इस घर की मालकिन होने के बावजूद तुम्हें हर पल अम्मी जान और जिया का सामना करना पड़ता है। कहना बहुत आसान होता है चाहत, लेकिन करना नहीं। इसलिए छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, मैंने अब इसी को अपनी किस्मत समझ लिया है। कहकर ईशा अपने कमरे की तरफ चली गई और उसकी बात को सुनकर चाहत का चेहरा भी मायूस हो गया। वह भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और रेहान की फोटो को अपने सीने से लगाकर उससे कई सारी शिकायत करने लगी। आप कब आएंगे सुपर हीरो? हमें आपकी बहुत याद आती है। तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट गुस्से में बड़बड़ाता हुआ टेरेस पर चला जाता है। इस ईशा की बच्ची को तो मैं देख लूंगा। अच्छा खासा मौका मेरे हाथ से इसने निकलवा दिया। कब से उस हसीना चाहत पर मेरी नज़र बड़ी हुई थी, कसम से जब से उसने जवानी में कदम रखा है मेरे बदन में हर दिन आग लगाती है। हर बार बस इसी चाहत में सो जाता हूँ कि कभी तो वह मेरे बदन की आग को ठंडा करेगी, मेरी प्यास बुझाएगी। मैं अपने बेड पर उसके बदन को मसलूंगा। सच अब तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। उफ़ क्या अदा और नजाकत है उसकी, कहर है पूरी कहर।
ये रेहान खान ना सचमुच बहुत बेवकूफ़ है जो पिछले 5 साल से अपनी इस खूबसूरत बीवी को छोड़कर विदेश में बैठा हुआ है। खुदा कसम अगर मैं उसकी जगह होता तो उसे बेडरूम से बाहर ही नहीं निकलने देता, हर पल उसके अंदर रहता और कहकर वह अपने चेहरे पर बहुत ही गंदी हंसी लाता है। इसके साथ ही वह अपने पेंट की पॉकेट से शराब की बोतल निकालकर उसे बैठकर पीने लगा। इस वक्त वह टेरेस के एक कोने में था जहां कुछ हद तक ही रोशनी थी। शराब के नशे में उसे कुछ ख्याल ही नहीं था, उसकी आंखों में तो बस चाहत का शरीर और उसकी मासूम चेहरा ही घूम रहा था जिसे देखकर उसके अंदर की हवस की आग जल रही थी। देखते ही देखते 1 घंटे का वक्त बीत गया। रात लगभग 3:30 बजे अचानक टेरेस की कुछ जगमगाती हुई लाइट भी ऑफ हो चुकी थी और अब वहां पूरी तरह अंधेरा था। तो वही सम्राट शराब पीते पीते हैं, चाहत के ख्यालों में खोए हुए हैं। छत पर ही देर हो गया, वो अब पूरी तरह गहरी नींद में था और उसे किसी भी चीज का होश नहीं था कि तभी अचानक ही उसे अपने बदन में बहुत अजीब सा दर्द महसूस हुआ। इसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके हाथ को पकड़कर बुरी तरह मोड़ रहा हो। यह महसूस होते ही वह दर्द से चीख उठा। अचानक सम्राट ने महसूस किया कि कोई उसे बहुत बुरी तरह पीट रहा है और उसने सम्राट के हाथ को बहुत बुरी तरह तोड़ दिया है। अब तो दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसके मुंह पर किसी ने लगातार कई पंच मरे और उसके मुंह से खून की फुहार छूटने लगी। वो अपनी आंखें ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था, बस चिल्लाई जा रहा था पर उसकी दर्द भरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। और तभी उसने महसूस किया कि उसके टूटे हुए हाथ पर कुछ गीला गीला गिर रहा है जिसके कारण उसे जलन का एहसास हो रहा है। इससे पहले वो कुछ महसूस करता अचानक कि उसके हाथ में आग लग गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अब वहां दर्द के मारे हलक के बल चीख रहा था, कौन है, प्लीज छोड़ दो मुझे, कौन है, छोड़ो मुझे, कौन है। सम्राट उस इंसान से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, अपने हाथ में लगे हुए आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूरी तरह दर्द में तड़प ही रहा था जब अचानक ही उसे अपने पेंट की जिप खोल हुई महसूस हुई। तुरंत अपनी गर्दन झुकाकर नीचे देखता है, तभी एक बार फिर दर्द भरी आवाज उसे पूरे इलाके में गूंज उठी। और अगले ही पल पूरे छत पर खून की फुहार नजर आ रही थी। अब सम्राट किसी लाश की तरह जमीन पर पड़े तड़प रहा था। उसने अभी भी अधखुली आंखों से सामने देखने की कोशिश की पर उसे कोई भी नजर नहीं आया और अगले ही पल वह बेहोश हो चुका था कि तभी खुशकिस्मती से नीचे गार्डन में पहरा दे रहा एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसे उसके कानों में चीखने की आवाज जा चुकी थी, अगले ही पल अलर्ट हो चुके थे। और लगभग 2 घंटे बाद पूरा खान विला हॉस्पिटल में मौजूद था जहां ईशा का रो रो कर बुरा हाल था तो वही चाहत उसे संभाल रही थी। घर के सभी लोग परेशान थे क्योंकि सम्राट का अंदर ऑपरेशन चल रहा था। उसे बुरी तरह खून से लथपथ कंडीशन में अस्पताल लाया गया था। काफी देर की ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले कि तभी दादा जान परेशान होते हुए डॉक्टर से बोले, डॉक्टर कैसी तबीयत है उसकी, वह ठीक तो है ना। और यह सुनते ही डॉक्टर बड़ी ही मायूसी के साथ आसपास खड़ी औरतों को देखते हैं। उन्होंने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बताया, मिस्टर शेरशाह बहादुर खान साहब, फिलहाल तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन आने वाले 24 घंटे उनके लिए काफी क्रिटिकल है। पता नहीं उनके साथ ये किसने किया, लेकिन जो भी था बहुत ही ज्यादा क्रूर एंड हेयरटालेस पर्सन था। वह शायद उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा दर्द देना चाहता था, इसीलिए। अरे लेकिन हुआ क्या है डॉक्टर साहब, साफ साफ बताए, हमें बहुत घबराहट हो रही है। कहते हुए बुआ जान सामने आई तो उनकी बात सुन डॉक्टर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, जी मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब वो जिंदगी भर बात नहीं बन सकते क्योंकि किसी ने उनके प्राइवेट पार्ट को और उनका एक हाथ भी बुरी तरह जल चुका है, इसलिए अब वह अपाहिज हो चुके हैं। फिलहाल वह थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्लीज एक्सक्यूज मी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और उनकी बात को सुनकर खान विला में सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर यह कैसे हो सकता है, किसकी करतूत है ये। इतना कहकर दादा जान काफी परेशान थे। देखते ही देखते 24 घंटे का वक्त बीत गया। इस बीच ईशा और खान विला के सभी लोग काफी परेशान थे, तो वही चाहत और मरियम कहीं ना कहीं दिल ही दिल में खुश थे क्योंकि सम्राट एक बहुत ही घटिया इंसान था, लेकिन उन्हें ईशा की चिंता हो रही थी।
वहीं दूसरी तरफ रेहान अपनी फ्लाइट में बैठ इंडिया के लिए निकल गया। देखते ही देखते 24 घंटे का वक्त बीत गया और सम्राट को होश आ चुका था। ईशा उसी के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर फाइनली एक सुकून आया। उसने जल्दी से डॉक्टर और फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बाद डॉक्टर के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर खुद सम्राट का बयान लेने के लिए आए थे, क्योंकि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। यह एक पुलिस केस था। सम्राट ने उसे अपने बयान में बताया कि किसी ने अंधेरे में उस पर जानलेवा हमला किया था और वह इंसान वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और बॉडी बिल्डर था। सम्राट के बयान के बाद पुलिस इंस्पेक्टर फिर दर्ज करने ही वाले थे जब रेहान अपने हाथ में एक पेन ड्राइव लाकर इंस्पेक्टर के सामने करते हुए बोला, रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, कोई भी बयान नोट करने से पहले हमें लगता है कि आपके यह वीडियो देख लेनी चाहिए। इतना कहकर रेहान ने वह वीडियो प्ले की। इसके बाद वीडियो में हो रही घटना को देख सभी लोगों की आंखें हैरानी से फैल गई कि तभी सम्राट वीडियो देखते हुए घबराकर बोला, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, ये वीडियो नकली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सम्राट की बात सुन दादा जान गुस्से से मुंह बनाते हुए बोले, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है सम्राट, यह वीडियो हमारे घर की सीसीटीवी फुटेज की है और उसमें हर एक घटना बिल्कुल सच है। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि तुमने खुद को अपने ही हाथों नुकसान पहुंचाया और इसमें कोई हैरानी वाली बात भी नहीं है। तुम तो हमेशा इतने नशे में रहते हो कि तुम्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता है। हमने तुमसे कितनी बार कहा था कि अपनी हरकतों से बाज आओ, लेकिन तुम हो कि किसी की सुनते ही नहीं। अब देख लिया नतीजा। इंस्पेक्टर साहब, जो सच था वह आपकी आंखों के सामने है। इसके बावजूद अगर आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कर सकते हैं। वैसे हमें नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यह साहबजादे हैं, ये ऐसे हर वक्त नशे में धुत रहते हैं। दादा जान की बात को सुनकर पुलिस ध्यान से वीडियो फोटोज को देखते हैं, जिसमें सम्राट नशे में झूमते हुए खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। और इस फोटो को देखने के बाद पुलिस टीम केस बंद करके वापस चली गई। इसके बाद बुआ जान भी सम्राट को डांट कर चली गई। धीरे धीरे घर के सभी लोग जा चुके थे, लेकिन ईशा सम्राट का ख्याल रखने के लिए अस्पताल में ही रह गई। सम्राट की बात किसी ने भी सुननी नहीं, जरूरी नहीं समझी, जिसके बाद वह गुस्से में ईशा पर भड़कते हुए बोला, सब तो जा चुके हैं, अब तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सम्राट की गुस्से भरी आवाज को सुनकर ईशा मायूसी से वहां से चली गई, जिसके बाद सम्राट गुस्से से मुंह बनाते हुए दांत पीसकर खुद से बोला, कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे पूरा यकीन है कोई तो था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी और मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। ये सिर्फ मेरा वहम नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद सभी लोग घर आ चुके थे और नाच बेगम के कमरे में बैठे चाहत और विहान अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दरअसल उन लोगों के एग्जाम खत्म हो चुके थे और एंट्रांस एग्जाम भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद विहान ने चाहत से कहा, छोटी चुहिया, तुमने अपने लिए कोई मेडिकल कॉलेज चूज किया या नहीं? या मैं करूं? वैसे मेरी नज़र में कुछ मेडिकल कॉलेज है, अगर तुम कहो तो। तभी चाहत स्माइल करते हुए, नहीं भाई जान, हमने एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज चूज कर लिया है। इनफैक्ट हमारी क्लास की कई सारी लड़कियां उसी में एडमिशन लेने वाली है, तो हम भी चाहते हैं कि। लेकिन भाई जान, एक प्रॉब्लम भी है। अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? चाहत कहते हुए नाज बेगम थोड़ी कंफ्यूज थी। जी वह प्रॉब्लम ये है कि वह कोएड कॉलेज है और हमने गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की है, तो फिर। चाहत थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। तभी बिहान जोर जोर से हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, अरे बेवकूफ़, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आजकल तो लड़का लड़की साथ में पढ़ाई करते हैं, ये नॉर्मल है। और तू टेंशन मत ले, अगर किसी ने भी तेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मैं हूं ना, एक एक का सर फोड़ दूंगा। हाँ। ये सुनकर चाहत स्माइल करते हुए बोली, और हम सबकी टांगे तोड़ देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनकर नाज बेगम दोनों के कान पकड़कर खींचते हुए बोली, बस बस शैतानों, तुम दोनों को तो बस जितनी शरारतें करवा लो, खबरदार जो किसी से लड़ाई की तो। और चाहत, तुम बेटा कॉलेज जा रही हो तो अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है। हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जी खाला, आप भरोसा रखिए, हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे।
कहते हुए चाहत ने मुस्कुराया तो विहान उसके सर पर टपली मारते हुए बोला, तो फिर ठीक है, सुबह रेडी रहना, हम लोग कॉलेज चलेंगे तुम्हारे एडमिशन के लिए। तभी मरियम अपने हाथ में केले लेकर उसे कहते हुए कैमरे के अंदर दाखिल हुई। कहाँ जाने का प्लान हो रहा है विहान भाई जान, वह भी हमारे बिना? तभी चाहत मुंह बनाते हुए, लो अब तुम्हारी ही कमी थी। मरियम बस भी करो, कितना खाती हो तुम, जब देखो तब तुम्हारा मुंह चलता ही रहता है, चुहिया कहीं की। और यह सुनकर मरियम मुंह बनाते हुए नाज बेगम से चाहत की शिकायत करके बोली, चाहत की बच्ची, तुमने फिर से हमारे खाने को नजर लगाया ना? खाला जान देखिए ना, ये चाहत हमेशा हमारे खाने के पीछे पड़ी रहती हैं। आप ही बताए क्या हम ज्यादा खाते हैं? जरा बताए इसे, हम हर वक्त नहीं खाते, सोते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं खाते और टॉयलेट जाते टाइम भी नहीं खाते, बस नहाते टाइम थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। कहते हुए मरियम मासूम सा चेहरा बना लेती है और उसके बाद को सुनकर चाहत और विहान का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी नाज बेगम स्माइल करते हुए चाहत को हल्की सी थपकी मारकर बोली, बस बस बहुत हो गई मस्ती चाहत, खबरदार जो तुमने हमारी प्यारी मरियम को खाने के लिए रोका या टोका। अरे बची है, थोड़ा खा ही लेती है तो क्या हो गया। खैर वह सब छोड़ो और अब तुम सब जल्दी से जाकर अपने कमरे में आराम करो, सुबह कॉलेज के लिए भी जाना है। जी खाला जान, जी अम्मी जान। इतना कहकर सभी बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए। और अगली सुबह, दोस्तों अब से आन्या का नाम मरियम ही लिया जाएगा, इसलिए प्लीज कंफ्यूज ना हो। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/otv8op लव CONTRECT विद यू। एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हॉट सर्जन अर्जुन बजाज, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एरोगेंट, मेडिकल की दुनिया में जिसकी तूती बोलती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही अर्जुन में भी है एक समय उसकी एक अजीब बीमारी जिसका इलाज लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिला। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है 19 साल की महक से, और वो कर लेता है उसे जबरदस्ती शादी। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अर्जुन ने कर ली है महक से शादी, और ऐसी क्या बीमारी है अर्जुन को जिसका इलाज है सिर्फ महक। 26 कौन है चाहत का रक्षक? दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माय पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माय पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माय पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। चाहत की बच्ची, तुमने फिर से हमारे खाने को नजर लगाया ना? खाला जान देखिए ना, ये चाहत हमेशा हमारे खाने के पीछे पड़ी रहती हैं। आप ही बताए क्या हम ज्यादा खाते हैं? जरा बताए इसे, हम हर वक्त नहीं खाते, सोते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं खाते और टॉयलेट जाते टाइम भी नहीं खाते, बस नहाते टाइम थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। कहते हुए मरियम मासूम सा चेहरा बना लेती है और उसके बाद को सुनकर चाहत और विहान का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी नाज बेगम स्माइल करते हुए चाहत को हल्की सी थपकी मारकर बोली, बस बस बहुत हो गई मस्ती चाहत, खबरदार जो तुमने हमारी प्यारी मरियम को खाने के लिए रोका या टोका। अरे बची है, थोड़ा खा ही लेती है तो क्या हो गया। खैर वह सब छोड़ो और अब तुम सब जल्दी से जाकर अपने कमरे में आराम करो, सुबह कॉलेज के लिए भी जाना है। जी खाला जान, जी अम्मी जान। इतना कहकर सभी बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए। और अगली सुबह घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी पप्पू भैया आलू के पराठे लाकर टेबल पर रखते हैं तो जिया मुंह बनाते हुए, इतना ऑयली ब्रेकफास्ट हमें ये नहीं खाना, ये तो बीमारियों की दुकान है। तभी मरियम मुंह बनाते हुए, ये तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए बना है, तुम्हारे घास फूस वह रखे हैं, जितना चरना है चलो। और यह सुनते ही चाहत और विहान की हंसी छूट गई। तभी जिया मुंह बनाते हुए गुस्से से दांत पीसकर, यूं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं कोई बकरी हूं जो मैं घास चरूंगी? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस डम्बो, इसे गुड डाइट कहते हैं, इसे तुम जैसे सड़क छाप लोग नहीं समझेंगे। यू नो वॉट, आजकल तो मुझे इस घर की चिंता हो रही है, दिल तो करता है कि इस घर को खान विला नहीं
बल्कि अनाथ आश्रम घोषित कर दूं, वैसे भी जब चाहे सड़क छाप लोग यहाँ उठा कर चले आते हैं। और यह सुनते ही विहान की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से से कुछ कहने की वाला था जब दादा जान उन सभी की बकवास को सुनते हुए फ्रस्ट्रेटेड होकर, बस बहुत हो गया तुम लोग, फिर से शुरू हो गए। कितनी बार कहा है खाने की टेबल पर बकवास मत करना, लेकिन तुम लोगों की इस घर का चैन और सुकून सब बर्बाद कर दिया है। अब हमें खाना ही नहीं खाना। दादा जान गुस्से से अपनी जगह से उठकर जाने लगे। तभी नाज बेगम उन्हें रोकते हुए परेशान होकर, बाबा जान बच्चे हैं, माफ कर दीजिए, हम इन्हें समझाते हैं, ये आगे से कुछ भी आप क्या इन्हें समझाएंगी? अगर आपने समझाया होता तो यह इतने बदतमीज ना होते नाज बेगम। इतना कहकर दादा जान गुस्से से वहां से जाने लगे और जिया को छोड़कर सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी चाहत और मरियम आगे बढ़कर उनके सामने आकर सर झुकाकर, दादा जान हम सबको माफ कर दीजिए, हम सबसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज ब्रेकफास्ट मत छोड़िए, अगर आप कहेंगे तो हम कान पड़कर उठक बैठक करने के लिए भी तैयार हैं, प्लीज खाना मत छोड़िए ना। आप ही तो कहते हैं कि इस तरह खाने के सामने से उठ जाना उसका अपमान होता है, और आप तो हमारे प्यारे दादाजी हैं ना। दोनों लड़कियां कान पड़कर उठक बैठक करने लगी। वो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। चाहत दादा जान को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। इसके बाद ना चाहते हुए भी दादा जान, अच्छा ठीक है, लेकिन खबरदार जो आगे से निंग टेबल पर कोई भी बदतमीजी की। इतना कहकर दादा जान वापस टेबल पर बैठ गए और चाहत के साथ साथ मरियम के होठों पर स्माइल आ गई। चाहत उन्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। वही जिया दिल ही दिल में जलते हुए अपने आप से बोली, कितनी भी कोशिश कर ले चाहत तू सबको अपनी साइड करने की, बट रेहान तो मेरा ही होगा, बस एक बार उसे मेरे सामने आ जाने दो, फिर देखना ये जिया खान क्या चक्कर चलती है। मैंने भी तुझे जैसे कचरे को दोबारा सड़क पर ना फेंकवा दिया तो मेरा नाम भी जिया खान नहीं। इतना कहकर उसके होठों पर एक इविल स्माइल थी। अब ज्यादा जान ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने सभी की तरफ देखते हुए कहा, हमारे पास आप सभी के लिए एक खबर है और एक वार्निंग भी। रेहान आज वापस आ रहे हैं, इससे इसीलिए बेहतर होगा कि अब आप लोग ये जंगली पना छोड़ दें और खानदानी लोगों की तरह रहना शुरू करें, वरना रेहान का गुस्सा आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। और रेहान के आने की खबर सुनते ही लगभग सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जहां जिया और हुआ जान की आंखों में लालच भरी चमक थी, तो वही हमारी चाहत, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्या सुपर हीरो आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जल्दी ही अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए, हमारे कहने का मतलब था कि यह अच्छी बात है, इतना कहते हुए वह अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन बना लेती है और अपनी स्माइल को अपने दिल में छुपा लेती है। लेकिन हमारा विहान और मरियम उसे तिरछी नज़र से देखने लगे। उन दोनों को पता था चाहत के दिल में इस वक्त लड्डू फूट रहे होंगे, तो वही जिया और बुआ जान भी अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो गए। बहुत खुशी हो रही है रेहान के आने के बारे में सुनकर, पर अफसोस तुम्हारी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, कहते हुए जिया दिल ही दिल में स्माइल कर रही थी। तभी विहान अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते ही चाहत की तरफ देखकर उसके कान में धीरे से बोला, चलो चाहत, कॉलेज के लिए निकलना है। और यह सुनते ही चाहत मासूम सा चेहरा बनाकर बहाना करते हुए, भाईजान वो हमारे ना पेट में दर्द हो रहा है तो हम आज रहने देते हैं। तभी विहान धीरे से मुंह बनाते हुए बोला, अबे वो छोटी चूहिया, हमें पता है ये दर्द क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, बट यू डोंट वरी, हमारा काम जल्दी ही हो जाएगा, सो नो बहाना, ओके। तभी विहान जोर से बोलता है, कम ऑन चाहत, वी आर गेटिंग लेट, हरी आप। विहान स्टाइल से ब्लैक गॉगल्स चढ़ाते हुए और हाथ में अपना ब्लेजर लेते हुए आगे निकल जाता है। तभी चाहत पीछे से भागती हुई आई, विहान भाईजान वेट, हम आ रहे हैं, और वो बैग लेकर विहान के पीछे भाग जाती है। थोड़ी ही देर में वालों कॉलेज पहुंच चुके थे। कॉलेज में आते ही चाहत हैरानी से उस कॉलेज को एक्सप्लोर कर रही थी। वो शहर का बहुत ही फेमस और बड़ा मेडिकल कॉलेज था। चाहत उस कॉलेज में पढ़ेगी, यह सोच सोचकर वो एक्साइटेड हो रही थी। वो एक्साइटमेंट में
अरे वाह, इतना खूबसूरत कॉलेज! ये तो हमारे कॉलेज से भी बहुत बड़ा है। भाईजान अभी लाइन में लगे हुए हैं एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, तब तक क्यों ना हम इस कॉलेज को थोड़ा और देख ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना कहकर चाहत विहान को छोड़कर आगे बढ़ गई। वही विहान एडमिशन फॉर्मेलिटी में लगा हुआ था। घूमते घूमते वह कुछ दूरी पर आई ही थी जब कुछ दूरी पर खड़े 3 लड़कों की नज़र चाहत पर पड़ी, तो उनमें से एक लड़का उसे अपनी गंदी नज़र से ऊपर से नीचे तक एक्सप्लोर करते हुए बोला, ओए उधर देखो यार, क्या माल एकदम कड़क। तभी दूसरा लड़का बोला, अरे हाँ यार, बिल्कुल जबरदस्त आइटम है यार, इसे देखकर तो मेरे अंदर के अरमान जाग गए। दिल तो करता है अभी और इसी वक्त। तभी तीसरा लड़का अपने मुंह में सिगरेट दबाकर उसकी कश लेते हुए, अरे यार, जब दिल कर रहा है तो दिल को तड़पाना क्यों। चलो उठा लेते हैं, आज रात खूब मजे करेंगे, क्या कहते हो। अरे यार, नेकी और पूछ पूछ, चलो ट्राई मारते हैं। इतना कहकर वह तीनों अचानक ही चाहत को आगे से घर उसके चारों तरफ घूमते हुए बोले, ओ मैडम, अकेले कहाँ घूम रही हो, आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हें पूरा कॉलेज ही नहीं अपने बेडरूम की भी सैर कराएंगे। चलो आ जाओ, शर्माओ मत यार। और अचानक अपने सामने इन बदतमीज लड़कों को देख चाहत घबराकर अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, तुम कौन हो तुम लोग, रास्ता छोड़ो हमारा वरना हम शोर मचाएंगे। चाहत ने अचानक अपनी नज़र उठाकर उन लड़कों के पीछे किसी को आवाज देते हुए कहा, विहान भाईजान, हम यहाँ हैं। चाहत की बात सुनते ही वह लड़के तुरंत पलटकर पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था, जिसके बाद उन्होंने दोबारा सामने की तरफ देखा तो चाहत वहाँ से गायब हो चुकी थी। ओह शिट यार, इसमें हमें बेवकूफ़ बनाया, हाथ से निकल गई साली। तभी दूसरा लड़का बोलता है, कोई नहीं यार, आएगी तो इसी कॉलेज में ही, तब मजे कर लेंगे। और अपने होंठों पर अजीब तरीके से अपनी जुबान फिरा रहा था। ओके, फिलहाल बहुत देर हो गई है, शाम को पार्टी है, कम ऑन लेट्स गो। उसे लड़के की बात सुन उसके बाकी साथी भी उसके साथ अलग अलग बाइक पर निकल जाते हैं। अब वह सभी सड़क पर बाइक रेस कर रहे थे, तो वही चाहत उन लड़कों से बचते ही जल्दी से विहान की तरफ दौड़ी। वही विहान जो कि उसे कब से ढूंढ रहा था। चाहत, कहाँ हो तुम। चाहत, या खुदा, ये लड़की कहाँ चली गई। घर जाने का वक्त हो रहा है और ये सुबह आना नहीं चाहती थी और अभी जाना नहीं चाहती ये लड़की भी ना। विहान अभी अपना सर झटकता ही है कि तभी चाहत अचानक जल्दी से दौड़कर उसके गले लग जाती है। विहान एकदम शॉक्ड हो जाता है। वह पत्थर का बूथ बने उसे छोटी सी चूहिया को देख रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि चाहत उसके सीने से लगकर हो रही है। जो महसूस होते ही वह घबराकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, ओ छोटी चूहिया, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है। किसी ने कुछ कहा क्या, बता मुझे। चाहत अपनी आंखों में आंसू लिए विहान के कलर पर अपनी पकड़ कसते हुए सर ना में हिलाकर बोली, हम रास्ता भटक गए थे इसलिए डर गए। इतना कहकर वह मासूम सा चेहरा बना लेती है। जब उसकी बात को सुनकर विहान के होठों पर एक मुस्कान आ गई। बस इतनी सी बात, तू सचमुच बच्ची है। स्टुपिड, इसमें डरने वाली क्या बात है। अच्छा चल घर चलते हैं, हम रास्ते में तुझे आइसक्रीम खिलाएंगे, ओके। इतना कहकर विहान उसे प्यार से मनाकर अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठा। तो वहीं दूसरी तरफ में हाईवे पर वो तीनों लड़के तेजी से अपनी बाइक चला रहे थे और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक से एक ट्रक आकर उन तीनों को उड़ा देता है। वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उनकी बाइक्स के परखच्चे उड़ गए थे और तीनों की मौत बड़ी ही बेदर्दी के साथ ऑन द स्पॉट हो चुकी थी। सड़क पर चारों तरफ खून बिखर चुका था। तो वहीं आसपास खड़ी पब्लिक हैरानी से उन सभी को देख रही थी। अरे ये क्या हुआ, ये कैसे, वह ट्रक कहाँ गया, अभी तो यही था। लोग आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि वह ट्रक हाईवे पर ही तेजी से दौड़ते हुए ना जाने कहाँ गायब हो चुका था। तभी विहान और चाहत की गाड़ी इस हाईवे से गुजरी। जब आसपास की भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम हो चुका था, विहान ड्राइवर की तरफ देखते हुए, क्या हुआ राजू भाई, आपने गाड़ी क्यों रोक दी। छोटे मालिक, आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए रास्ता क्लियर करने में वक्त लग रहा है। ओह अच्छा ठीक है। धीरे धीरे रास्ता क्लियर होने लगा। अब गाड़ी उन लड़कों की लाशों से साइड से निकल ही रही थी जब
चाहत की नज़र अचानक एक लड़के की लाश पर गई, लेकिन इससे पहले वो उस लड़के की लाश को ठीक से देखती रेहान ने उसकी आंखों पर हाथ रखा। क्या कर रही है छोटी चुहिया, पागल है क्या? ऐसी चीजें देखते नहीं है, रात भर सो नहीं पाएगी तू। और फिर अम्मी जान को परेशान करेगी। खाला जान, हमें बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे कमरे में घुसकर हमें कोई देख रहा है। और ब्ला ब्ला। रेहान मुंह बनाते हुए ये शब्द कह रहा था जब उसकी बात को सुनकर चाहत मासूम सा चेहरा बना लेती है और दोबारा उन लाशों की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करती। तभी उसे याद आया कि आज उसके सुपर हीरो वापस आने वाले हैं, जिसे याद करते ही उसके दिल में एक बार फिर लड्डू फूटने लगे। वहीं दूसरी तरफ खानविला घर के सभी मेंबर और सर्वेंट खुशी से रेहान के आने का वेट कर रहे थे। दादा जान के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान और दिल में बेचैनी थी। वह अपनी छड़ी के सहारे इधर उधर घूमते हुए बस दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी, लेकिन रेहान का कुछ भी आता पता नहीं था, जिसके बाद दादा जान गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोले, पप्पू, रेहान के असिस्टेंट आमिर अली को कॉल करो और पता करो कि रेहान अब तक आए क्यों नहीं है। जी बड़े मालिक। पप्पू भाई ने असिस्टेंट को कॉल लगाया और दादा जान की तरफ फोन बढ़ा दिया। बड़े मालिक, रिंग जा रही है। कभी दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई और एक सॉफ्ट आवाज दादा जान के कानों में गई। सलाम दादा जान। हम्मम सलाम। आमिर अली, तुम लोग कहाँ हो? अभी तक आए क्यों नहीं? तुम लोगों की फ्लाइट तो सुबह ही लैंड करने वाली थी ना? तभी अली थोड़ा घबराते हुए, वो एक्चुअली दादा जान, हम ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं, पर इस वक्त ऑफिस में। तभी दादा जान गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए, व्हाट ऑफिस? रेहान से अभी हमारी बात कराओ, फास्ट। जी दादा जान, दरअसल वह सर अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, अगर हमने अभी उन्हें डिस्टर्ब किया तो। हम कुछ नहीं जानते, उनसे कहो कि दादा जान का कॉल है, और अगर वह हमसे बात नहीं करना चाहते तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई आते ही ऑफिस पहुंच जाने की? क्या हमसे भी जरूरी उनके लिए उनका काम है? दादा जान के गुस्से भरी आवाज को सुन अली थोड़ा घबराते हुए बोला, ओके दादा जान, आप नाराज ना हो, आप मुझे थोड़ी देर का वक्त दीजिए, मैं अभी बात कराता हूँ। इतना कहकर अली एक गहरी सांस लेता है और रेहान के केबिन का दरवाजा नॉक करता है। तभी अंदर बैठे रेहान की नज़रें बिल्कुल ठंड हो चुकी थी, क्योंकि वह इस वक्त एक ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त था। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। दादा जान, मीटिंग इज ओवर। इतना कहकर रेहान ने एक झटके में ऑनलाइन मीटिंग ऑफ कर दी और एक बहुत ही कोल्ड और कर्कश आवाज में, कम इन अली। अब अली घबराते हुए धीरे से केबिन के अंदर दाखिल होकर अपना मोबाइल रेहान की तरफ बढ़ाते हुए, सर वो दादा जान। इसके बाद रेहान अपनी ठंडी नज़र से मोबाइल को देख मोबाइल लेते हुए अपनी आंखों से अली को बाहर जाने का इशारा करता है, जो समझते ही अली तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गया। अब रेहान, जो कि 5 पीस ब्लैक सूट में अपनी आलीशान चेयर पर बैठा हुआ था, अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाले धीरे से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और बड़े से मिरर विंडो के सामने खड़ा होकर फोन कॉल रिसीव करते हुए, अस्सलाम वालेकुम दादा जान, कहिए कैसे याद किया? और यह सुनते ही दूसरी तरफ दादा जान की आंखें गुस्से से छोटी हो गई। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/otv8op लव CONTRECT विद यू। एशिया का नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट और हॉट सर्जन अर्जुन बजाज, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एरोगेंट, मेडिकल की दुनिया में जिसकी तूती बोलती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे ही अर्जुन में भी है एक समय उसकी एक अजीब बीमारी जिसका इलाज लाख कोशिश करने के बाद भी उसे नहीं मिला। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल जाती है जब उसकी मुलाकात होती है 19 साल की महक से, और वो कर लेता है उसे जबरदस्ती शादी। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके लिए अर्जुन ने कर ली है महक से शादी, और ऐसी क्या बीमारी है अर्जुन को जिसका इलाज है सिर्फ महक?